नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, ज़्यादातर जो डीएलएड के बच्चे थे वो लगातार बोल रहे थे कि भैया आदर्श प्रश्न पत्र जो आप करा रहे हैं, जिसे मॉडल पेपर बोला जाता है, वह आप आठों विषय का दे दीजिए। तो निश्चित रूप से मैं 8 विषय का आपका पेपर देने वाला हूँ। और आज जो है पहला पेपर जो शिक्षा मनोविज्ञान का था, बाल विकास का था, मैंने उसे दिया। उसके बाद दूसरा पेपर मैंने हिंदी का दिया। उसके बाद आज तीसरा पेपर गणित का मैं दे रहा हूं। निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान, अधिगम, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, सब कुछ चीज़ें मैं 8 सब्जेक्ट दूंगा। एक बच्चे ने कहा कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं या क्या आपके मतलब कि अगर इसे हम तैयार कर लेते हैं तो क्या हमारे एग्ज़ाम में आ जाएगा? तो देखिए, जो मेरी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की ही संभावना के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह प्रयास कितना फलीभूत होता है, यह आपका एग्ज़ाम ही बताएगा। आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर कराने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि इसी मॉडल पेपर में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। इस आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर कराने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप सभी लोग अपने परीक्षा के स्टैंडर्ड से अवगत हो जाइए। आप सभी लोग अपनी परीक्षा को जान जाइए कि परीक्षा क्या होती है और आगे क्या मतलब कि किस तरीके का स्ट्रेटजी बना करके आपको पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पर फोकस करता हूं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो दिन भर ऑनलाइन आँख खराब करने, उंगलियां खींचने से ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। और अगर आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे। निशांत ज्ञान दिन भर में 10 वीडियो नहीं देता है, एक वीडियो आपको देता है आपकी भविष्य की संभावनाओं को उजागर करने के लिए, आपका साथ बनाए रखने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको अपने जीवन की आखिरी मंजिल को, जो आपने संकल्प लिया है, उस मंजिल को पहचान हमेशा बनाए रखने के लिए निशांत ज्ञान मेहनत करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गणित में किस तरीके के पेपर आएंगे। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्ज़ाम, जो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है प्राइमरी लेवल के लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो कि बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप इसे जो है अगर 2022 में सुपर टेट देने वाले हैं तो आपको मार्केट में और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर जगह यह बुक अवेलेबल है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं मार्केट के तमाम सारी किताबों का रिव्यू करने के बाद आपको चक्षु पब्लिकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का बुक है। इसमें जो है समस्त स्टडी गाइड बुक है। इस बुक को लेने के बाद आपको जो है कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें जो है संपूर्ण जो पिछले दो बार पेपर सुपर टेट का हुआ है उसका भी हल प्रश्न पत्र दिया गया है और संपूर्ण अध्यायवार इसमें थ्योरी दी गई है। निश्चित रूप से अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें जो आपके समस्त जो आपके सिलेबस है, उस सिलेबस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है और उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर पिछली दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि लगातार आपसे डिस्कस किया गया है। और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपका जो सिलेबस है वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके के मतलब की पेपर क्वालिटी है। आप उत्तर प्रदेश के जो पेपर हुए हैं आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेपर दिखाए जा रहे हैं। पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, पेपर बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद मैं बात करूं मित्रों, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो है गलती की संभावना बहुत ही ना के बराबर है ना, गलती बहुत ही ना के बराबर है। आप इस बुक को पूर्णतः आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन भी बहुत ही डिस्क्राइब करके किया गया है। ऐसा नहीं है बहुत ही सटीक इसका वो कर दिया गया है। पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टडी गाइड बुक के साथ साथ आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा, क्योंकि गाइड बुक पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस से ही बहुत निखार आपके अंदर आएगा। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। 3000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे और 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 8000 से ज़्यादा प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो इसमें भी 2 साल पेपर दिया गया है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप इसे मार्केट से, अपनी बगल के दुकान से, या इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन से, हर जगह से आप इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद।
चलिए साथियों, डीएलएड के चतुर्थ प्रश्न पत्र है, ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित का। आप सभी लोग जानते हैं कि गणित में जो है 25 नंबर का पूर्णांक होगा और इसमें भी जो है 1 घंटा, 25 नंबर वाले पेपर में आपको 1-1 घंटा दिया जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है, कोई प्रश्न आप छोड़ देंगे। बहुविकल्पीय के 5 प्रश्न होते हैं, 5 अंक के होते हैं। अति लघुत्तरी के 6 प्रश्न 6 अंक के और लघुत्तरी के 7 प्रश्न 14 अंक के होते हैं। तो गणित में आपको 25 में 25 नंबर अगर आप पढ़ने वाले हैं तो 25 में 25 नंबर भी पा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, लोग पाते भी हैं, आप भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित प्रश्न पत्र के बारे में। और निश्चित रूप से मैं बता दूं तो काफ़ी चीज़ें, मैं 17 वीडियो लगातार लेक्चर वाली वीडियो जो मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया हूं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, तब जा करके यह वीडियो आपको समझ में आएगी। और समझ में नहीं आती है वैसे भी मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए अगर आपकी गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर अच्छी है तो आप प्रश्न पत्र देख लीजिए, सेम इसी लेवल का प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कैसे लिखना है, हर एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी के बीच में यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न लिखिएगा और यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 का कौन सा सही है, डी वाला सही है, डी वाला लिखिएगा। डी वाले में क्या है, 4 है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपको उत्तर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रश्न और उत्तर नहीं लिखने हैं बहुविकल्पीय में। चलिए आपको बात करते हैं, 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है। 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है मित्रों? ऑप्शन नंबर 1 है, 2, बी है 3, सी है 4, डी है नहीं होती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो 0 होती है। इसमें पूछा गया है पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 पहले। जब 1 में से आप 1 पहले करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। तो 0 पूर्ण संख्या है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती का मतलब होता है पूर्व माने पहले, अनुवर्ती मतलब होता है अनुवर्ती का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। एक बाद की जो संख्या होती है उसे हम अनुवर्ती बोलते हैं। तो 6 की अनुवर्ती क्या होगी? 6 की अनुवर्ती मित्रों 7 होगी, केवल 7 होगी। ऐसा नहीं है कि 6 की अनुवर्ती 6, 7 भी होगा, 6, 7, 8 भी होगा, नहीं। अनुवर्ती अगर पूछा है तो मात्र एक संख्या 7 होगी। ठीक है, उससे आगे आपको नहीं जाना है। समझ में आया ना? चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं मित्रों। इसी लेवल का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। डीएलएड कोई पहाड़ चीज़ नहीं है ना। +4 -3 इस तरीके से लिखा गया है। +4 -3 क्या होगा? इसका हल आपको करना है। ये +4 लिखा गया है, मैंने वीडियो में बताया है। माइनस का गुणा आप करेंगे तो हो जाएगा धन 3। धन 4 और धन 3 कितना हो जाएगा? धन 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया ना? चौथा, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? क्वेश्चन है, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? मित्रों 2 बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समतल में स्थित 2 बिंदु चाहे इधर से इधर हो, इन बिंदु से अगर आप रेखा खींचेंगे तो मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, इससे अधिक रेखा नहीं खींची जाएगी। तो समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 300 का 40% क्या होगा? 300 इस तरीके से आप लिखिएगा। आप इसे, जैसे कि कुछ बच्चे कहेंगे अगर सवाल आ जाएगा बहुविकल्पी में क्या उसे हल करेंगे? नहीं, आपको हल भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी। इस तरीके से आप हल कर दीजिएगा। 300 × 40/100% का मतलब इसी तरीके से 0 से 0 काट दीजिए, 3 चौका 12, 120। इस तरीके से आप 120 सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की। तो अति लघुत्तरी प्रश्न देखिएगा बहुत ही आसान होते हैं। ये सभी डीएलएड के जो 25 नंबर वाले पेपर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता। आप आसानी से लिख सकते हैं और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। 90+ का स्कोर आपको करना है, इतना आप समझ के चलिए। और लगातार आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको मैं बताता हूँ, बाद में बताऊँगा, संख्यांक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 संख्यांक किसे कहते हैं। मित्रों आपसे पूछा जाए कि अंक किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा संख्याओं के जिन संकेतों से व्यक्त किया जाता है, संख्याओं को जिन संकेतों से व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्या कितने होते हैं, अर्थात आपसे अगर पूछा जाए कि संख्या कितनी हो, मतलब कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे आप 10। क्यों?
क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक की जो अंक 0 से लेकर के 9 तक के अंक ही गणित के निर्माण करते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, संख्यांक का मतलब ये होता है संख्याओं को जिन संकेतों से व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। जैसे टोकरी में 9 सेब हैं तो आप इसी तरीके से लिखेंगे 9 सेब, 9 इसी तरीके से, कौन जानता है 9 है, लेकिन इसे मैंने चिन्ह के रूप में प्रयोग किया और यही संख्यांक है। समझ में आया? चलिए 7वां क्वेश्चन आपके बीच है। 2068 से बनने वाली 4 अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखिए। 2068 लिखा गया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे? सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या क्या है, 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। इस तरीके से आप बड़ी संख्या का निर्माण कर दीजिए, है ना। अगर आपको सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 है। 0 पहले नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम 0 पहले लिख देते हैं तो यह संख्या 4 अंक की नहीं रहेगी। मैं आपसे कहूँ इस तरीके से मैं लिख दूँ 0 1 0 0, मैं आपसे कहूँ यह संख्या कितने अंक की है, तो आप कहेंगे भैया यह संख्या 4 अंक की है। हम कहेंगे बालू बहुत गलत कर रहे हो तुम, क्यों? क्योंकि अगर संख्या के शुरुआत 0 से होती है तो उसकी संख्या अंकों में नहीं गिनी जाती है, इसीलिए हम 0 को पहले नहीं लगाते हैं, 0 को बाद में लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन उसे सेकंड लास्ट वाली सबसे छोटी संख्या के बाद लगाएंगे। 2 के बाद 0 लिखिए, उसके बाद 6 लिखिए, उसके बाद 8 लिख दीजिए। अगर आप इसे 268 लिख देंगे तो भैया ये तीन अंक की हो जाएगी ना, ये तो 3 अंक की हो जाएगी, इस वजह से गलत हो जाएगा। 2068 हो जाएगा और बड़ी संख्या 8620 हो जाएगा। कभी कभार कहता है इनका योग ज्ञात करिए, कभी कभार कहता है इनका अंतर ज्ञात करिए, तो अंतर ज्ञात कर लीजिएगा आप सभी लोग। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कोणों का कोटि पूरक कोण बताइए। मैंने कोण के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। 30, 45, 60, 50, 40 का कोटि पूरक कोण बन रहा है। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं मित्रों? 90 अंश का कोण आपको पूरा करना है ना। 90 अंश का कोण आपको पूरा करना, वही कोटि पूरक हो जाएगा। 30 का कोटि पूरक पूछे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 में क्या जोड़ेगी 90 हो जाए 60। 45 का 45 हो जाएगा, 45 में 45 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 60 का 30 हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 50 में 40 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 40 में 50 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, कोटि पूरक कोणों में क्या होता है, उसे हम 90 बनाना होता है, तो इसी ही कहते हैं कोटि पूरक। जितना भी दिया जाए उसमें से 90 घटा दीजिए, उसका कोटि पूरक वही हो जाएगा। समझ में आया ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है पहले वाले रिदम से नहीं बताते हैं, बहुत आसानी से नहीं बताते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसानी से मैंने एक एक चीज़ को क्लियर किया है। तो इस आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर को दिखाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम आपको एक एक चीज़ अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का समय जब मैंने आपको दिया तो उस समय आपने समझा तो बहुत ही आपने बेहतर किया। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। परिमेय संख्या 6/5 और ऋण 7/6 में कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है? तो भाई बना लीजिए। हरों को धनात्मक बनाने पर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जो है क्लियर कर दिया है, लेकिन आप देख लीजिए 6/5 लिखा गया है, तो आप जो है इसे ऋण 6/5 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम एक नियम होता है, हम हर को हमेशा धनात्मक रखते हैं। क्या करते हैं? हर को हमेशा हमें धनात्मक रखना होता है। तो हम ऋण 1 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ऊपर ऋण 6, नीचे हो जाएगा 5, ऋण 6/5 हो जाएगा। और इसका मतलब होता है और ये ऋण 7/6 है, इसे हम ऋण से ऋण कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऐसे कैंसिल आप मत करिए, क्योंकि आप डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना होता है। दिखा दीजिएगा -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे गुणा। ये -1 से गुणा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें हर को हमेशा धनात्मक बनाना है। तो ऋण की गुणा 7 के 7 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो आप देखिए ऋण 6/5 और 7/6 में कौन सी बड़ी है? ऋण 6/5 और 7/6 में कौन सी बड़ी है? तो 7/6 बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो धनात्मक संख्या वो ऑलरेडी ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ी ही होती है। मैं आपसे कहूँ भैया आपके पास कितने रुपए हैं, आप कहेंगे भैया हमारे पास ऋण 3 रुपये हैं। मैं कहूँगा हमारे पास 5 रुपया है, तो कहूँगा आपके पास ऋण 3 है, इसका मतलब आप ऋण 3 में चल रहे हैं, अर्थात आपने 3 रुपया कर्जा लिया है। आपके पास बैलेंस 0 है, 3 रुपया पहले से कर्जा लेकर के कपारे बैठ गए हैं, है ना। तो हो जाएगा आप ऋणात्मक में चल रहे हैं, ऑलरेडी आप हमसे कमज़ोर हैं, ऑलरेडी आप हमसे पीछे हैं, है ना। तो इसका मतलब यही समझिएगा कि धनात्मक संख्या ऑलरेडी हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से, वो कोई भी ऋणात्मक संख्या हो। समझ जाइएगा इस बात को, और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और नहीं करते हैं तो आप निशांत ज्ञान के जुड़े हुए हैं लगातार, तो इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यदि संख्या 2x और 4 का योग 24 है तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए सर ने लिखा है 2x धन 4। सर इसी तरीके से 4 लिखते हैं, लेकिन 4 इस तरीके से आपको लिखना है। निश्चित रूप से आपको 4 इस तरीके से बनाना है, ये इनका पुराना आदत होगा, इस वजह से उन्होंने लिखा है, तो आपको इस तरीके से 4 बनाना है।
यदि संख्या 2x और 4 का योग 24 है, 2x धन 4 बराबर 24, तो आपको पक्षांतर तो करना आता ही है। 2x बीजीय व्यंजक एक तरफ, उसके अंकगणितीय व्यंजक एक तरफ। 2x बराबर 24, ए धन 4 इधर आएगा, ऋण 4 हो जाएगा, 24 ऋण 4 हो जाएगा। 2x बराबर 24 में से 4 गया 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x लिखा गया तो मतलब 2 गुणे x लिखा गया, 2 गुणे x बराबर 20 लिखा गया है। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो मैंने कहा गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर बटे में जाती है, तो दो जो है इसके बटे में चला आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 2, 2 दहा में क्या हो जाएगा, 10 हो, 2 दहा में 20 हो जाएगा ना। उसका उत्तर कितना आएगा भाई, 10 ही आएगा। समझ चुके हैं, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं है। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन एक चित्र बनाया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बीच आएंगे और आपको करना है। चित्र बनाया गया, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आपको x का मान ज्ञात करना है ना। एक रेखा प्रगुण यहाँ पे सर ने लिखा प्रगुण से। मैं जब कोण बता रहा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ये भले ही एक तिर्यक रेखा आपको दिख रही है, ये आपको तिर्यक रेखा दिख रही है, यल वाली जो रेखा है तिर्यक रेखा आपको दिख रही है, लेकिन ये तिर्यक रेखा पर यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x धन 5 है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x धन 5 है। तो एक सीधी रेखा पर ही ये कोण बन रहे हैं। ये जो कोण बन रहे हैं एक सीधी रेखा पर ही बन रहे हैं। तो आपने देखा कि 2x और 3x धन 5 का योग हमेशा 180 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो आपको x का मान ही तो निकालना है। 2x धन 3x धन 5 बराबर 180, तो 3 और 2 को हम जोड़ लेंगे क्योंकि बीजीय व्यंजक को साथ में जोड़ते हैं। तो 5x धन 5 बराबर 180 हो जाएगा। तो 5x इधर ही रहेंगे और 5 को इधर हम लेके चले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 180 में से 5 गया 175, तो x बराबर हो जाएगा गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर बटे में चली जाएगी, तो 175 बटे 5 हो जाएगा। भाग देंगे तो 5 तिया 15, 2 5 5 25, x का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। हो जाता है यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्नों की समाप्ति की। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। लघुत्तरी प्रश्न आपको कैसे लिखना है, आपको सवाल में जो है जब आप गणित के सवाल लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको शब्दों से मतलब नहीं होता है। कोशिश आप यहाँ पे सवाल क्या सवाल लिखेंगे भाई। लघुत्तरी प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। मैंने अपवर्त और अपवर्तक को बताया था। अपवर्त का मतलब ये होता है कि आप उसमें 1 से गुणा करते चले जाइए, 1 से गुणा करिए तो मतलब पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, और अपवर्तक का मतलब होता है कि वह संख्या किससे किससे विभाजित होगी आपको वो लिखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 8 का अपवर्तक लिखिए तो 8 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अगर मैं यही कह दूँ 8 का अपवर्त लिखिए, अपवर्त का मतलब होता है गुणज, अपवर्त का मतलब गुणज, अंग्रेजी में कहते हैं भैया मल्टीपल्स, क्या कहते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, 7 के सभी अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब डायरेक्टली पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 7 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, फिर 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98। अब 100 से कम ही लिखना है तो लगातार लिख दीजिए और आपको नंबर मिल जाएगा 2। कितने नंबर मिलेंगे लघुत्तरी वाले, 2 नंबर। चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके लिए देता हूं कि आपको जो है इसे अच्छे से समझ लेना है। 13वां क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मैंने एलसीएम और एचसीएफ पर 2 वीडियो मैंने आपको दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया और निश्चित रूप से आप इन सवालों को लगा पाएंगे। समझ में आया ना। इस सवाल को आपको समझना है और कैसे लगा है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें तो मैंने हल करके भी दिलवाया है, आपको देख के बताइएगा। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन यदि 6, 18 x और 15 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करिए। तो समानुपात का मतलब ये होता है 6 अनुपाते 18 समानुपाते x अनुपाते 15। मैंने अनुपात तो नहीं पढ़ाया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर अनुपात तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो कहाँ से आ गया। मित्रों डीएलएड के सिलेबस में आपको जो सिलेबस दिया रहता है उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें बेसिक होती हैं और आपसे अपेक्षा की जाती हैं कि बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको भारत देश की राजधानी तो पता ही होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं तो एवरेज और औसत तो थोड़ा बहुत जानना ही चाहिए, चाहे आपके सिलेबस में है या नहीं है।
है ना। तो कोई आप बहुत बड़ा एग्जाम नहीं दे रहे हैं यूपीएससी का या किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं कि आपको सिलेबस से बाहर आ गया तो समस्या हो जाएगी। नहीं, समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आप कर लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 6 गुणे 15 18 गुणे x के बराबर हो जाएगा। तो 18 गुणे x 6 गुणे 15 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 15 बटे 18। आपने देखा कि गुणा वाली संख्या बराबर दूसरे बट्टे में जाती है। 6 गुणे 15 गुणे 18 आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे हल नहीं कर रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, उत्तर 5 आ जाएगा। आगे नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 6 3 किस तरीके से काटे हम समझ में नहीं पा रहे हैं। 3 कैसे काटे हैं, 16 गुणे 15 बटे 18, है ना। आप देखिएगा किस तरीके से इसे काटा गया। 6 3 18 हो सकता है, देखिए इसे काट लीजिए। 2 9 18 और 2 8 16, है ना। 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। 3 3 9 3 5 15, 8 5 40, 40 बटे 3 आ जाएगा, है ना। 40 बटे 3 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे गलत काट दिया गया है, यहाँ पे गलत काटा गया है, सॉरी। यहाँ पे जो है 16 नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे 6 है ना। 6 गुणे 15 बटे 18 है। तो भाई 15 छक्का 90 बटे 18 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 5 90 आ जाएगा। मैं इच्छा को 16 समझ लिया यहाँ पे, है ना, सही किए हैं। आगे चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, यदि आप 80% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, पूर्णांक 600 रहा हो, तो आपने कितने अंक प्राप्त किए। भैया डीएलएड में ऐसे क्वेश्चन आता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं, अपने परीक्षा में पूर्णांक और प्राप्तांक नहीं निकाल पाते हैं, तो आपका ज़िंदगी बर्बाद है। 600 गुणे 80, 600 में 80% पाते हो, 600 गुणे 80 बटे 100 कर लो, 0 0 मार दो, उड़ जाए, और 8 छक्का 48, 480, उत्तर आ जाएगा 480। बवाल ख़त्म। 16वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका जो है, हमें लगता है किसका है, हाई स्कूल में 600 पूर्णांक होता है, कई बच्चे 80% अंक भी पाए होंगे, है ना। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था आप कितने पाए हैं। हम भैया 86% अंक पाए थे अपने हाई स्कूल में, 516 नंबर। आगे बात करते हैं, यदि a बराबर 3 हो तो दिए गए त्रिभुज का परिमाप निकालो। परिमाप निकालना, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। 4 भुजाएं या कितनी भी भुजाएं दी रही हो, किसी भी आकृति की कितनी भी भुजाएं दी रही हो, अगर उसका परिमाप पूछा गया तो आप उसका जोड़ लीजिए, वही होता है परिमाप। यहाँ पे दिया है a बराबर 3, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना। a की जगह पे मान रख दो, ए बी निकाल लो, a की जगह पे 3 रख करके। ए बी कहाँ पे निकाला गया, यहाँ पे। a की जगह पे 3 रख दो, 2 गुणे 3 धन 1, 2 3 6 1 7, ए बी का मान 7 आ गया। बी सी का मान निकालना, बी सी कितना भैया, बी सी कहाँ है, 3 a धन 1, 3 a की जगह पे 3 रख दो, 3 3 9 1 10 सेंटीमीटर आ गया बी सी। ए सी कितना है, 3 a ऋण 1, 3 a ऋण 1 ए सी है ना, 3 3 9 में से 1 घटा लो 8। अब आपको मिल गया 7 8 और 10, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। 10 7 17 8 25 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस मारा गया है, आसानी से आप बता लेंगे। ये पटरी प्रकार वाला जो मैटर है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाओ, है ना। आपको सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख करके दिखाया है ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका भी आप हौसला अफजाई करिए। हौसला अफजाई इसी वजह से होगा क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द लिखिए, क्योंकि मैं ये मेहनत नहीं कर रहा हूँ, वही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द लिखिए, क्योंकि मेहनत आपके लिए वो करते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। बनाओ कोण। मैंने कोण बनाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से पटरी और प्रकार की सहायता सिखाया है, और लगभग 10,000 डीएलएड के बच्चे जो है पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखे हैं। कैसे बनाया जाता है पटरी प्रकार की सहायता से, सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचा, पहले रेखा खींचा जाता है। उसके बाद ए बी के बिंदु ए को केंद्र मान करके किसी भी नाप का एक चाप लगाया, एक चाप लगा दिया गया है पटरी प्रकार की सहायता से, है ना। ए बी रेखा को यम बिंदु पर काटती है, लिखा गया है। अब यम बिंदु को केंद्र मानकर, इसे केंद्र मानकर इस पे प्रकार का नोक रख करके केंद्र मान करके उसी नाप का चाप लगाया। जिस नाप से आपने इस अर्धवृत्त को बनाया, उस चाप को बर्बाद मत करिएगा, वही चाप से आप एक चाप मार दीजिएगा इसी पर, है ना। जो पहले चाप को यन बिंदु पर काटती है, यन को पुनः केंद्र मान करके उसी चाप का पुनः चाप लगा देते हैं। जो पहले चाप को ओ बिंदु पर काटती है, अब यन और ओ बिंदुओं को केंद्र मान करके, है ना, अब उसी चाप को, एक बार जिस अर्धवृत्त आप बना लीजिए, उस चाप को इधर उधर मत करिए। आपने देखा कि मैंने बताया यार, कुछ क्या बताएं, एक बार में यह जो है 60 अंश का कोण बनाता है,
एक बार में कितना अंश का कोण बना था 60, फिर से मारेंगे एक बार में यहाँ 120, फिर से मारेंगे 150, फिर मारेंगे 180, 160, फिर मारेंगे कितना यार 180 बन जाएगा, 120 के बाद 180, 60 अंश का, है ना। तो आप देखिए यहाँ से 60 और 120 के बीच में 90 अंश आ रहा है, तो 60 और 120 का अर्धक मार दो, डायरेक्टली 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा, अंत में लिखा इत्कृतम, अर्थात यह करके मैंने दिखा दिया। आप भी शेर हैं, आप भी करके दिखा दो और लगा दो जान, डीएलएड में कुछ नहीं है ना। 18वां क्वेश्चन, एक व्यापारी 800 रुपया प्रति कुंटल की दर से चावल खरीदा और उसे 750 रुपया प्रति कुंटल की दर से बेच दिया, हानि प्रतिशत बताइए। 800 रुपया प्रति कुंटल की दर से कोई व्यापारी चावल खरीदता है और 750 रुपया में बेच देता है, तो 1 कुंटल पीछे उसे 50 रुपया घाटा हो जाता है ना। हानि कितने का हुआ, 50 रुपया का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है जितने की हानि हुई। और जब भी हानि हम निकालते हैं, हानि जो है क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकाला जाता है, तो हानि बटे क्रय मूल्य कितना है 800, और ये इसे हम परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा मार दो, यही आपको करना है। समझ में आया ना, 0 से 0 मार दो, उड़ जाए, और यहाँ पे जो है 8 से भाग दे दो, 6.25 आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आपने सीखा और समझा। यह वीडियो मैं वाइट बोर्ड पर कराने वाला था, लेकिन वाइट बोर्ड पर इस वजह से नहीं कराया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा समय आपका जाया जाता, और मॉडल पेपर है, इस वजह से यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया। इसी तरीके के गणित के क्वेश्चन पेपर आएंगे, कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं पूछा जाएगा। 25 में 25 करने का मादा आप रखिएगा और आप करेंगे भी। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रयास किया है कि आपको जो है, जो 18 क्वेश्चन आपके आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 5, 6, 7, मतलब 5, 6, 5, 11, 7, 18 क्वेश्चन जो आपके 25 नंबर वाले पेपर में आते हैं, आपको किस स्ट्रेटजी के साथ वीडियो को मतलब कि वीडियो दिखा रहा हूँ, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको परीक्षा हॉल में लिखना है और किस तरीके से आपको पढ़ाई आगे जारी करनी है, आप किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हैं कि अगर आपको मैथ नहीं आता है तो किस तरीके से आपको मैथ को पढ़ना है। ठीक है, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी आपके कोई भी समस्याएं होती हैं, निश्चित रूप से इस समय यूपी टेट की क्लासेज हमारी तरफ से बंद कर दी गई हैं। जैसे मैं पर्यावरण पढ़ा रहा था, तो पर्यावरण को अभी मैंने ऑफ किया है। एक क्यों ऑफ किया है, इसी डीएलएड की वजह से, क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं 7, 8, 9 वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा, और यह प्रयास 7, 8 दिन में फलीभूत भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। जब मैं 8 वीडियो समाप्त कर दूंगा, उसके बाद मैं फिर से यूपी टेट के लिए मनोविज्ञान, यूपी टेट के लिए पर्यावरण, यूपी टेट की समस्त क्लासेज फिर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट आप हमारे लिए लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, हमारे जो लिखते हैं सर वो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक कमेंट उनके लिए भी मोटिवेशन होगा कि आपके लिए वो और भी बेहतर करेंगे। और अगर वो बेहतर करेंगे तो मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन सार्थकता आपके कमेंट से ही आती है, आपके कमेंट से ही लोगों को परिलक्षित होता है कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूँ। ठीक है, तो निशांत यान की प्रतिबद्धता, तन्मयता और ईमानदारी के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।